सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। जी हाँ, आज हम लोग फिर से एक बार क्लास 11 का जो अकाउंटिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था इवेंट्स के बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में, क्लियर। एंड देन उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स कितने तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉर्मल अकाउंट क्या होता है। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे कमोडिटीज के बारे में। कमोडिटीज कमोडिटीज दो तरह का हो सकता है। कॉपी में आप लिख लो कमोडिटीज, उससे दो एरो निकाल लो। एक में लिखो गुड्स एंड दूसरे में लिख लो एसेट। एक में लिख लो गुड्स और दूसरे में लिख लो एसेट। गुड्स के नीचे लिखो गुड्स आर द कमोडिटीज, गुड्स आर द कमोडिटीज which are purchased with the object of resale, with the object of resale। तो गुड्स क्या होता है? गुड्स वो कमोडिटी है जो हम खरीदते हैं वापस से बेचने के लिए। गुड्स वो कमोडिटी है जो खरीदते हैं वापस से बेचने के लिए, ठीक है। गुड्स क्या होता है? गुड्स आर द कमोडिटीज विच आर परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, ठीक है। गुड्स आर द कमोडिटीज विच आर परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। जैसे देखो एग्जांपल लिखते हैं, फर्नीचर डीलर के लिए, फर्नीचर डीलर मतलब वन हु डील्स इन फर्नीचर, जो रोज फर्नीचर खरीदता है और रोज फर्नीचर बेचता है। तो फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर क्या है? गुड्स है, गुड्स। फर्नीचर का डीलर के लिए फर्नीचर क्या है? गुड्स है। गुड्स वो कमोडिटी है, वो सामान है, वो प्रोडक्ट है जो हम खरीदते हैं वापस से रीसेल करने के लिए। गुड्स आर द कमोडिटीज which are purchased with the object of resale, ठीक है। गुड्स आर द कमोडिटीज, गुड्स वो सामान है, वो कमोडिटी है जो हम खरीदते हैं वापस से उसको रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए। गुड्स वो सामान है, वो कमोडिटी है which are purchased with the object of resale। जो भी चीज हम बिजनेस में परचेज करेंगे विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, जिसको हम खरीद ही रहे हैं वापस से बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुड्स, ठीक है। तो फर्नीचर का डीलर के लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। सिमिलरली सोचो एक बिल्डर, बिल्डर मतलब वन हु बिल्ड्स बिल्डिंग, ठीक है, वन हु कंस्ट्रक्ट्स बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या हो जाएगा? बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा, ठीक है। बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा। गुड्स क्या होता है? गुड्स वो कमोडिटी है, वो सामान है जो हम खरीदते हैं वापस से बेचने के लिए। बिल्डर के लिए बिल्डिंग गुड्स है, ठीक है। फर्नीचर का डीलर के लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। ज्वेलर के लिए ज्वेलरी क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। तो कुछ भी चीज अगर हम बिजनेस में परचेज कर रहे हैं जहां पे हमारा इंटेंशन रीसेल का है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? गुड्स, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट में लिखो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, assets are the properties, assets are the properties of the business। asset का मीनिंग क्या है? assets are the properties of the business which are purchased, ठीक है, which are purchased with the object of use in the business, which are purchased with the object of use in the business। एसेट क्या होता है? एसेट प्रॉपर्टी होता है बिजनेस का। Assets are the properties of the business which are purchased with the object of use in the business।
कोई भी ऐसा कमोडिटी, कुछ भी ऐसा चीज जिसको हमने एसेट, जिसको हमने परचेज किया है और जिसको हम लोग बिजनेस में यूज करेंगे, ठीक है, बिजनेस में उसको यूज करेंगे, हमने रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा है, हमने यूज करने के लिए खरीदा है। जैसे देखो ये व्हाइट बोर्ड, आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये व्हाइट बोर्ड हमने बिजनेस में क्यों खरीदा है? विद द इंटेंशन ऑफ यूज इन द बिजनेस, को यूज करने के लिए खरीदा है। हमने अपने क्लासरूम के लिए एसी क्यों खरीदा है? विद द इंटेंशन ऑफ यूज इन द बिजनेस, उसको बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है। क्लियर? सो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस व्हिच आर परचेज्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ यूज इन द बिजनेस, ठीक है, व्हिच आर परचेज्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ यूज इन द बिजनेस एंड बाय यूजिंग which the business earns revenue, and by using which the business earns revenue मतलब इनकम, रेवेन्यू में ब्रैकेट करके लिख दो इनकम, ठीक है। सो एसेट क्या होता है? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस व्हिच आर परचेज्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ यूज इन द बिजनेस एंड बाय यूजिंग व्हिच द बिजनेस अर्न्स रेवेन्यू, ठीक है। सो कमोडिटी दो तरह का होता है, एक होता है गुड्स, एक होता है एसेट। गुड्स वो कमोडिटी है जो खरीदते ही विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, गुड्स वो कमोडिटी है, वो सामान है जो हम खरीदते ही विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। कुछ भी चीज अगर हम बिजनेस में खरीद रहे हैं जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव है रीसेल करने का, उसको वापस से बेच देने का, क्लियर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। जैसे सोचो मारुति कार का डीलर है, तो मारुति कार का डीलर के लिए मारुति कार क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा। बट हमने अगर मारुति कार परचेज किया तो हमारे लिए वो क्या माना जाएगा? एसेट माना जाएगा। हमने मारुति कार परचेज किया विद द ऑब्जेक्ट ऑफ यूज इन द बिजनेस और उसको यूज करके इनकम जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, क्लियर। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं, आपने फोटोकॉपी करवाया होगा जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में जेरोक्स बोलते हैं, एक्चुअली में वो फोटोकॉपी मशीन होता है, ठीक है। तो आपने कभी फोटोकॉपी करवाया होगा कोई डॉक्यूमेंट का, हम लोग जाते हैं फोटोकॉपी करवाने, मतलब आपका लैंग्वेज बोलेंगे तो जेरोक्स करवाने, जेरोक्स, ठीक है, जेरोक्स करवाने जाते हैं हम लोग। तो जेरोक्स शॉप में जो जेरोक्स मशीन है ना वो एसेट है। जेरोक्स शॉप में जो आप जिसको जेरोक्स मशीन बोलते हैं एक्चुअली में वो फोटोकॉपी मशीन है, ठीक है। जेरोक्स शॉप में जो जेरोक्स वाला मशीन है, जो फोटोकॉपी वाला मशीन है, वो एसेट है। उसको दुकानदार ने, शॉपकीपर ने क्यों परचेज किया है? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ यूज इन द बिजनेस। जेरोक्स शॉप में जेरोक्स का जो मशीन है वो एसेट है, उसको दुकानदार ने, शॉपकीपर ने क्यों परचेज किया है? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ यूज इन द बिजनेस एंड बाय यूजिंग इट द बिजनेस इज अर्निंग रेवेन्यू। उसको यूज करके ही तो इनकम अर्न कर पा रहे हैं, उसको यूज करके ही तो इनकम अर्न कर पा रहे हैं। सोचो गुड्स क्या होता है? जेरोक्स शॉप का दुकान में, जेरोक्स का दुकान में, ठीक है, जो व्हाइट पेपर यूज किया जा रहा है, व्हाइट पेपर, A4 साइज पेपर, जिसपे जेरोक्स करके प्रिंट करके दुकानदार हमको हैंड ओवर कर देता है, क्लियर। वो जो A4 साइज पेपर है वो दुकानदार के लिए गुड्स है। उसने वो पेपर क्यों परचेज किया है? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। उसने वो पेपर क्यों परचेज किया है? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। तो जेरोक्स शॉप में जो जेरोक्स पेपर है, जो A4 साइज पेपर है, वो गुड्स है, और जो जेरोक्स मशीन है वो एसेट है, क्लियर। गुड्स क्या होता है? गुड्स वो कमोडिटी है जो हम खरीदते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। कोई भी सामान अगर हम बिजनेस में खरीद रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। और एसेट क्या होता है? एसेट बिजनेस का वो प्रॉपर्टी है जिसको हम लोगों ने खरीदा है विद द ऑब्जेक्ट, विद द टारगेट ऑफ यूज इन द बिजनेस। उसको जनरल कोर्स में, रेगुलर कोर्स में यूज करेंगे, यूज इन द बिजनेस, एंड उसको यूज करके हम क्या जनरेट करते हैं? इनकम जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे सोचो ये व्हाइट बोर्ड मेरे लिए क्या है? अभी आपको ये जो व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है ये मेरे लिए क्या है? एसेट है। इसको हमने क्यों खरीदा है? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ यूज इन द बिजनेस, और इसको यूज करके ही तो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, क्लियर, ओके। और जिसने मुझे ये व्हाइट बोर्ड सेल किया था, जिस दुकानदार से हमने ये व्हाइट बोर्ड खरीदा है, उसके लिए ये व्हाइट बोर्ड क्या था? उसके लिए ये व्हाइट बोर्ड गुड्स था। जिस दुकानदार से हमने ये व्हाइट बोर्ड खरीदा है उसके लिए व्हाइट बोर्ड क्या था? उसके लिए व्हाइट बोर्ड गुड्स था, क्लियर। तो सेम चीज किसी एक इंडिविजुअल के लिए, किसी एक बिजनेस के लिए गुड्स हो सकता है, वेयर एज सेम चीज किसी दूसरे के लिए एसेट हो सकता है। इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, क्लियर। सेम चीज किसी एक के लिए गुड्स हो सकता है एंड सेम चीज, वही सेम चीज किसी और के लिए एसेट हो सकता है।
एसेट का एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे देखो बिल्डिंग, बिल्डिंग एसेट है, ठीक है। मोटर कार एसेट है। अगर हम लोग मोटर कार का डीलर नहीं है और हमने बिजनेस पर्पस के लिए एक मोटर कार खरीदा है तो वो हमारा एसेट बन जाएगा। क्लियर। कंप्यूटर हमारा एसेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब हमारा क्या बन जाएगा, एसेट। सो कमोडिटीज में हमने क्या देखा, दो तरह का होता है, एक होता है गुड्स और एक होता है एसेट। गुड्स वो कमोडिटी है जो हम खरीदते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। गुड्स आर द कमोडिटीज व्हिच आर परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। हर वो चीज, हर वो सामान जो हम बिजनेस में खरीद रहे हैं रीसेल पर्पस के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। जैसे फर्नीचर का डीलर अगर फर्नीचर खरीद रहा है तो फर्नीचर का डीलर के लिए, फर्नीचर का डीलर मतलब वो बिजनेस जो रोज फर्नीचर खरीदता है, रोज फर्नीचर बेचता है, उसका दुकान ही फर्नीचर का है। क्लियर। फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर बेचता है, फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर बेचता है, तो फर्नीचर का डीलर है। तो फर्नीचर का डीलर जब फर्नीचर खरीदेगा तो उसके लिए वो गुड्स है। ज्वेलर जब ज्वेलरी खरीदेगा तो उसके लिए वो गुड्स है। क्लियर। ओके। बिल्डर जब बिल्डिंग बनाएगा तो उसके लिए वो गुड्स है। क्लियर। ओके। सो गुड्स और एसेट्स का मीनिंग आपको क्लियरली समझ में आ गया। सो गुड्स और एसेट का मीनिंग होपफुली यहां तक क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, कॉपी में लिखो मेरे साथ, ट्रांजैक्शन। इससे दो एरो स्ट्राइक आउट कर लेना। एक में लिख लेना कैश ट्रांजैक्शन, एक में लिख लेना कैश ट्रांजैक्शन, दूसरे में लिख लेना क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक में लिख लेना कैश ट्रांजैक्शन, दूसरे में लिख लेना क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है। नाउ ट्रांजैक्शन दो तरह का है, ठीक है, एक है कैश ट्रांजैक्शन, एक है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है ना, इमीडिएट सेटलमेंट। कैश ट्रांजैक्शन के नीचे एरो देके लिखो इमीडिएट सेटलमेंट। इसका मतलब क्या है कि कैश ट्रांजैक्शन में हाथों हाथ तुरंत हम लोग रुपया देंगे, पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे, ठीक है, और सामान ले लेंगे, ठीक है, या फिर तुरंत हम लोग सामान दे देंगे और हाथों हाथ रुपया तुरंत इमीडिएटली ले लेंगे। कैश ट्रांजैक्शन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि पेमेंट कैश में करना पड़ेगा, कैश में ही रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं, हम लोग वॉलेट पेमेंट कर सकते हैं। आपने सुना होगा फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे, क्लियर, गूगल पे, क्लियर, तो आपने इन सब के बारे में सुन रखा होगा। वॉलेट पेमेंट बोलते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। तो ये सब के थ्रू भी जब हम लोग पेमेंट करते हैं उसको हम लोग कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग पेमेंट चेक से करते हैं तो भी कैश ट्रांजैक्शन है, अगर हम लोग पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट से करते हैं तो भी कैश ट्रांजैक्शन है, अगर हम लोग वॉलेट पेमेंट करते हैं तो भी कैश ट्रांजैक्शन है, अगर हम लोग लिक्विड कैश में पेमेंट करते हैं 10 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, 500 रुपया का नोट, ठीक है, तो भी कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है ना, इमीडिएट सेटलमेंट। कैश ट्रांजैक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट सेटलमेंट, हाथों हाथ पैसा दे देना। क्लियर। पैसा कैसे दिया, किस फॉर्म में दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, चेक से दिया है, ठीक है, या फिर अदर देन कैश मोड, जैसे वॉलेट पेमेंट किया है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, क्लियर, अमेजन पे, एक्सेट्रा, व्हाट्सएप पे भी आ गया है, आप लोगों को पता ही होगा व्हाट्सएप पे भी आ गया है। क्लियर। सो कैश ट्रांजैक्शन में इमीडिएट सेटलमेंट होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट, एरो देखिए लिखो, सेटलमेंट इज मेड एट सम फ्यूचर डेट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, सेटलमेंट इज मेड एट सम फ्यूचर डेट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होगा, जो सेटलमेंट होगा वो कब होगा, फ्यूचर डेट में होगा, फ्यूचर में कभी ना कभी होगा, ठीक है। सेटलमेंट जो होगा वो फ्यूचर डेट में होगा। मतलब मान लो हमने आज सामान खरीद लिया, उधार में हमने सप्लायर से आज सामान खरीद लिया, क्रेडिट बेसिस पे हमने आज सामान खरीद लिया, एक महीना बाद पेमेंट करेंगे। सिमिलरली हमने किसी को क्रेडिट बेसिस पे आज गुड्स सेल कर दिया, एक महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद पैसा मिलेगा। तो सेटलमेंट होगा बट फ्यूचर डेट में होगा, पैसा आएगा फ्यूचर में आएगा, पैसा का पेमेंट करेंगे फ्यूचर में करेंगे, इमीडिएटली सेटलमेंट नहीं हो रहा है, इमीडिएटली सेटलमेंट नहीं हो रहा है। मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या है, प्रॉमिस है, आइदर टू देयर इज अ प्रॉमिस टू रिसीव मनी इन फ्यूचर और देयर इज अ प्रॉमिस टू पे मनी इन फ्यूचर। क्लियर। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं या फिर प्रॉमिस ले रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि फ्यूचर में पैसा दे देंगे, प्रॉमिस ले रहे हैं दूसरे से कि वो हमको फ्यूचर में पैसा
दे देगा। क्लियर? तो ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में इमीडिएट सेटलमेंट होता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट इज मेड एट सम फ्यूचर डेट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन, हाउ टू आइडेंटिफाई transaction, how to identify transaction। ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये पहचानेंगे कैसे? ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। तो सब मेरे साथ लिखिए, इफ इन द स्टेटमेंट, if in the statement cash word is given, if in the statement cash word is given, डैश देके लिख दो कैश ट्रांजैक्शन। अगर स्टेटमेंट में कैश वर्ड दिया है तो समझ जाना कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में कैश वर्ड दिया है तो समझ जाना है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। एग्जांपल लिखते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीद रहे हैं बदले में कैश देके गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं बदले में क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं, तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। अगर स्टेटमेंट में कहीं पे भी कैश वर्ड गिवन है तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन बन जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। सेकंड वाला लिखो, इफ इन द स्टेटमेंट, if in the statement cash and name of the party, cash and name of the party, पार्टी मतलब जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं मतलब सप्लायर, या फिर जिसको हम गुड्स बेच रहे हैं मतलब कस्टमर। पार्टी मतलब बिजनेस में, अकाउंटिंग में पार्टी का मतलब होता है जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं सप्लायर, या फिर जिसको हम गुड्स बेच रहे हैं कस्टमर। ठीक है, इफ इन द स्टेटमेंट कैश एंड नेम ऑफ द पार्टी बोथ आर गिवन, स्टेटमेंट में कैश वर्ड भी दिया हुआ है, पार्टी का नाम भी दिया हुआ है, तो भी वो क्या बन जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। स्टेटमेंट में कैश वर्ड भी दिया हुआ है और जिससे गुड्स परचेज कर रहे हैं या फिर जिसको गुड्स सेल कर रहे हैं उसका नाम दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्या बन जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। एग्जांपल लिखो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश ₹10,000। तो दोनों स्टेटमेंट में चेक करो, पहला एग्जांपल में नाम नहीं था, कैश वर्ड था। दूसरा एग्जांपल में नाम भी है पार्टी का जिससे गुड्स परचेज कर रहे हैं और कैश वर्ड भी दिया है। तो पहला वाला भी कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि स्टेटमेंट में कैश वर्ड है, और दूसरा वाला भी कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि स्टेटमेंट में कैश वर्ड है। क्लियर? तो पहला तो क्लियर है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन? अगर स्टेटमेंट में कैश वर्ड दिया है तो कैश ट्रांजैक्शन, पार्टी का नाम भी दिया है, कैश वर्ड भी दिया है तो भी कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर है? ओके, नाउ मिटा देते हैं इसको, होपफुली यहां तक हो गया होगा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, if in the statement paid oblique received word is given, अगर स्टेटमेंट में पेड वर्ड या फिर रिसीव्ड वर्ड दिया है
तो हमको समझ जाना है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर स्टेटमेंट में पेड वर्ड या फिर रिसीव्ड वर्ड दिया है तो हमको समझ जाना है कि वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पेड वेजेस, हमने वर्कर को क्या पे किया है, वेजेस पे किया है। कितना पे किया है, 20,000। हमने वर्कर को क्या पे किया है, वेजेस पे किया है। कितना पे किया है, 20,000। सो दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन क्योंकि पेड वर्ड दिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल लिख लो, रिसीव्ड, रिसीव्ड फ्रॉम राम। स्टेटमेंट में देखो रिसीव्ड वर्ड आ गया, हमने राम से रिसीव किया है, 5,000 रुपया रिसीव किया है राम से, ठीक है। तो रिसीव वर्ड देखते हैं, हमको समझ जाना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो अगर स्टेटमेंट में पेड वर्ड दिया है या फिर रिसीव वर्ड दिया है तो समझ जाना है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। क्लियर? पेड वर्ड दिया है तो भी कैश ट्रांजैक्शन, रिसीव वर्ड दिया है तो भी कैश ट्रांजैक्शन। मतलब अभी तक क्लियर कर लेते हैं। स्टेटमेंट में कैश वर्ड दिया है, कैश ट्रांजैक्शन। कैश और पार्टी का नाम दोनों दिया है, कैश ट्रांजैक्शन। पेड या रिसीव वर्ड दिया है तो कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर? ओके, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, if in the statement, if in the statement name of the party is given, if in the statement only, ऐसे लिखो, if in the statement only the name of the party is given, the name of the party is given। अगर स्टेटमेंट में सिर्फ पार्टी का नाम दिया है और कुछ नहीं दिया हुआ है, पार्टी मतलब जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, सप्लायर, या फिर जिसको हम सामान बेच रहे हैं, कस्टमर, ठीक है। अब तुम सोचो, अगर हम लोग उधार में सामान बेचेंगे, क्रेडिट में सामान बेचेंगे, तभी तो पार्टी का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे ना। किसी से उधार में सामान खरीद रखे हैं तो उसका नाम लिखना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कितना रुपया का सामान खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं। किसी को उधार में सामान, क्रेडिट बेसिस पे सामान बेच रखे हैं तो उसको नाम भी लिखना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, किसको कितना रुपये का सामान उधार में बेचा है, क्रेडिट बेसिस पे बेचा है, किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कितना अमाउंट का गुड्स हमने क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। इसका मतलब पार्टी का नाम अगर स्टेटमेंट में दिया है और कैश वर्ड नहीं दिया है, पार्टी का नाम, सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नाम क्वेश्चन में दिया है, पार्टी मतलब जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं, सप्लायर, या फिर जिसको हम गुड्स बेच रहे हैं, कस्टमर, अगर सिर्फ पार्टी का नाम क्वेश्चन में दिया है, कैश वर्ड नहीं दिया है, तो क्या बन जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या बन जाएगा वो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये बन जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एग्जांपल लिखो, सोल्ड गुड्स टू वर्मा, सोल्ड गुड्स टू वर्मा। वर्मा को हमने गुड सेल किया है, कितने का, 20,000 का। हमने वर्मा को गुड सेल किया है, कितने का, 20,000 का। तो चेक करो क्या स्टेटमेंट में पार्टी का नाम है, हाँ है। क्या कैश वर्ड है, नहीं है। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। दूसरा एग्जांपल, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ₹10,000। हमने सोहन से गुड्स परचेज किया, तो पार्टी का नाम दिया हुआ है सोहन, पर कैश वर्ड नहीं दिया है, तो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आज के क्लास में क्या क्या सीखा, गुड्स क्या होता है, एसेट क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा है कि ट्रांजैक्शन कितने तरह का होता है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। होपफुली ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर यार समझ में आ गया तो शेयर करो इसको, दबा के शेयर करो इसको, लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगता है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बस एक लाइक का दरकार है। लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।